आज का जो टॉपिक पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास। ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण होता है छत्तीसगढ़ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एवं कक्षा 12वीं इतिहास के लिए काफी अधिक महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। तो हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत। मेरे हाथों में जो 5 फिंगर दिख रहे हैं, 5 मतलब ये 5 राजवंशों को पढ़ना है मध्यकालीन में। ठीक है, तो देख सकते हैं पहला राजवंश आता है कलचुरियों का शासनकाल। कहाँ था? रतनपुर में था। दूसरा आता है कि फई नागवंशियों का शासनकाल कवर्धा में था। तीसरा देख लेते हैं सोमवंशियों का शासनकाल कांकेर में था। और चौथा देख लेते हैं छिंदक नागवंशियों का चक्रकूट। और हम बात कर ले अंतिम शासक राजवंश की बात करें काकती वंश जो था बस्तर में। तो हम देख सकते हैं कि 5 राजवंशों का हम मध्यकालीन इतिहास में अध्ययन करेंगे। हम इसे संक्षिप्त रूप से भी अध्ययन कह सकते हैं। हम इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो सीरीज है उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो बात कर लेते हैं पहला कलचुरियों का शासनकाल। कलचुरियों का शासनकाल में आप देख सकते हैं कि 1000 से 1741 ईस्वी में तक था। ये 1000 से 1741, ठीक है, याद रखिएगा। एक छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक लंबे समय तक शासन करने वाला वंश था कलचुरी राजवंश। 741 साल राज्य किया छत्तीसगढ़ में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कलचुरी राजवंश। ठीक है, तो हम देखते हैं कलचुरी राजवंश के बारे में हम विशेषता देख लेते हैं। आखिर ये राजतंत्रात्मक था, मतलब जो कलचुरी राजवंश का जो प्रशासन था राजतंत्रात्मक था। और यहाँ जो अमात्य हुआ करते थे, जो अधिकारी वर्ग हुआ करते थे, वो राजा की सहायता करते थे। मतलब हम राजा को अमात्यों की सहायता प्राप्त थी। हम बात कर सकते हैं छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक ये शासन की कलचुरी वंश हम बताएं। हम देख सकते हैं कि रियल में मूलतः त्रिपुरी के थे। जी हाँ, त्रिपुरी मतलब वर्तमान में जबलपुर जो है मध्य प्रदेश में, वहाँ ये मूलतः वहीं त्रिपुरी के थे और वहां से छत्तीसगढ़ में आक्रमण करते हैं। हम देख लेते हैं कि कलचुरी वंश का जो आदि पुरुष किसे कहा जाता है, प्रश्न पूछा जाएगा तो छत्तीसगढ़ का मतलब कलचुरी वंश का आदि पुरुष हम बात कर ले कृष्णराज जो थे आदि पुरुष कहे जाते हैं कलचुरी वंश के। यहाँ पर देख लेते हैं कि कलचुरी जो थे त्रिपुरी शाखा, मतलब त्रिपुरी में जो थे वहां जो संस्थापक थे तो थे वामन राजदेव। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है वामन राजदेव, ये त्रिपुरी के संस्थापक थे। जी, छत्तीसगढ़ के संस्थापक नहीं थे। मतलब छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के संस्थापक कलिंगराज हैं, मगर हम बात करें त्रिपुरी कलचुरी राजवंश के संस्थापक थे वामन देव। अब त्रिपुरी में त्रिपुरी जो है वह स्थायी राजधानी बनाया था कोक्कल देव ने। जी हाँ, कोक्कल देव ने ही राजधानी बनाया था स्थायी त्रिपुरी। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आदि पुरुष कृष्णराज हो गए, आदि पुरुष में कृष्णराज हो गए। दूसरा हम देख सकते हैं कि त्रिपुरी में कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे, तो वामन राजदेव। हम बात कर ले कि स्थायी राजधानी स्थापित किया था कोक्कल देव ने। कोक्कल देव है, उनके जो पुत्र थे शंकरगढ़ द्वितीय, याद रखिएगा शंकरगढ़ द्वितीय, जिसको बोला गया मुग्धतुंग। मतलब मुग्धतुंग भी प्रश्न पूछ देता है कि शंकरगढ़ द्वितीय ने छत्तीसगढ़ में पहला आक्रमण किया था, तो ये भी सही होगा। और मुग्धतुंग इन्हीं का उपनाम था। तो बता दें कि ये पाली में आक्रमण करते हैं, क्योंकि पाली में उस समय बाणवंशी राजा थे, मतलब उनका शासन था। और यह त्रिपुरी से आकर आक्रमण करते हैं पाली में और उनको परास्त कर देते हैं। और वहां पर क्या सत्ता स्थापित नहीं करते, वह क्या करते हैं राजाओं को परास्त करते हैं और वह फिर वापस त्रिपुरी चले जाते हैं। उसी बीच क्या होता है कि जो सोमवंशी राजा होते हैं वो इसका फायदा उठाते हैं और वो पुनः पाली पर आक्रमण करके पाली को हथिया लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पाली है वो बाणवंशी राजाओं का है। वहां पर आते हैं शंकरगढ़ और आक्रमण शुरू हो जाता है। जी हाँ, हमला करते हैं शंकरगढ़ द्वितीय के द्वारा। और शंकरगढ़ द्वितीय क्या करते हैं, बाणवंशी राजा को परास्त कर देते हैं। उसके बाद पुनः वो त्रिपुरी चले जाते हैं, अधीनता स्वीकार कर लेते हैं उन्होंने। अब उसके बाद सोमवंशी राजा फायदा उठाते हैं और बाणवंशी राजाओं को पुनः परास्त करते हैं और वहां पर सत्ता स्थापित कर लेते हैं।
फिर ये बात पता कब कर चलेगी, शंकरगढ़ दूती के जो पुत्र होते हैं लक्ष्मण राज को पता चलता है। तो लक्ष्मण राज जो किसको भेजता है, अपने पुत्र कलिंग राज को भेजता है। कलिंग राज को भेजता है और कलिंग राज क्या करता है, पुनः आक्रमण करता है और सत्ता स्थापित कर लेता है। जी हाँ, पाली पर पुनः आक्रमण करेगा, मगर इस बार शंकरगढ़ की तरह वापस नहीं जाता, वह यहाँ पर सत्ता स्थापित कर लेता है। तो कलिंग राज छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के संस्थापक कहे जाते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो गया, अगर हम एक वंश वृक्ष देखें तो सबसे पहले कृष्ण राज आएंगे, कृष्ण राज के बाद वामन राजदेव आएंगे, उसके बाद जो आएगा कोकल देव आएगा, कोकल देव के बाद आएंगे शंकरगढ़ दूती आएंगे, शंकरगढ़ दूती के बाद लक्ष्मण राज आएंगे, लक्ष्मण राज के बाद जो है कलिंग राज आएंगे। तो इस प्रकार से क्रम है। तो कलिंग राज जो है छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के स्थापक थे, और ये जो थे लाहुड़ी शाखा के थे। कलचुरी वंश का जो यहाँ शासन हुआ छत्तीसगढ़ में, वो किस शाखा थे, लाहुड़ी शाखा के थे। बहुत सारे प्रश्नों में, बहुत सारे एग्जामों में पूछा है कि कलचुरी वंश जो स्थापित हुआ छत्तीसगढ़ में वो किस शाखा की थी, त्रिपुरी की किस शाखा की थी, तो लाहुड़ी शाखा की थी। हम बात कर लें प्रमुख शासकों की। अब बात इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात करें तो कलचुरी वंश के प्रमुख शासक को हम पढ़ते हैं। तो प्रमुख शासक में पहला आएगा कलिंग राज का। कलिंग राज के बारे में देखते हैं कि 1000 से 1020 इनका शासन था। 1000 से 1020 इनका कलिंग राज का शासन था, और ये वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं। और इनकी जो राजधानी थी तुम्माड़ थी, तुम्माड़ राजधानी थी। हम देख सकते हैं कि इन्होंने महिषासुरमर्दिनी की स्थापना की, मतलब महिषासुरमर्दिनी मंदिर की स्थापना की थी तुम्माड़ में। अगर प्रश्न पूछा जाएगा चेतुरगढ़ में, तो चेतुरगढ़ सही होगा। हाँ, चेतुरगढ़ या तुम्माड़ में महिषासुरमर्दिनी मंदिर की स्थापना की थी। और इनके बारे में अल बरूनी ने तहकीके हिंद में लिखा भी है कि कलिंग राज ने मध्य प्रांत मतलब छत्तीसगढ़ का क्षेत्र को कब्जा में कर लिया। तो ये तहकीके हिंद में लिखा गया है। अल बरूनी का जो तहकीके हिंद है उसमें इसका उल्लेख है कलिंग राज का। तो इम्पोर्टेंट ये भी हो जाता है कि अल बरूनी ने कलचुरी वंश के किस राजा का उल्लेख किया था, तो कलिंग राज का था, जो छत्तीसगढ़ के मतलब कलचुरी वंश के संस्थापक थे। तो कलिंग राज हो जाता है। कलिंग राज का फिर से 1000 से 1020 हो गया। कलिंग राज के बाद दूसरा शासक आता है कमल राज। कमल राज, ठीक है, दोनों ककल हो आ जाते हैं, मतलब क से कलिंग राज और क से कमल राज। तो हम देख सकते हैं कि दोनों जो कलिंग राज हुआ फिर कमल राज हुआ, ये दोनों जो थे वह तुम्मान को अपनी राजधानी बनाए थे। मतलब जीवन पर्यंत तक तुम्मान में रहे, मतलब यहाँ के राजा बन के रहे। ठीक है, बात कर लेते हैं कि त्रिपुरी जो गंगदेव है ना, त्रिपुरी का जो राजा था गंगदेव, उनको आक्रमण करना था उड़ीसा में। तो किसकी सहायता लेते हैं, इन्हीं कमल राज की सहायता लेते हैं। त्रिपुरी मतलब जबलपुर से उनको उड़ीसा जाना है, तो छत्तीसगढ़ होके जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में किसका शासन था उस समय, कमल राज का। तो कमल राज इनका हेल्प करता है, इनका मदद हेल्प करता है, और यह उड़ीसा विजय अभियान में इनका हेल्प करता है। और उनको क्या मिलता है, मतलब कमल राज को क्या मिलता है, वहां से एक साहिल नाम का एक सैनिक अधिकारी उनको प्राप्त होता है, मतलब जो कमल राज के दरबार में रहते हैं। ठीक है, हम बात करें कमल राज का शासनकाल 1020 से 1045 इनका शासनकाल था। कमल राज के बाद अब आता है रत्नदेव प्रथम। रत्नदेव प्रथम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनका शासनकाल 1045 से 1065 तक था। हमने देखा कि ये रतनपुर को अपनी राजधानी बदलते हैं, मतलब 1045 से 1065 तक इनका शासनकाल था। तो 5 साल ये तुम्मान में थे, फिर 5 साल बाद मतलब 1050 में रतनपुर को अपनी राजधानी बनाई। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि तुम्मान में कितने राजाओं ने शासन किया, मतलब तुम्मान में कितने राजाओं ने अपनी राजधानी के रूप में शासन किया, तो 3 हो गए। तो हमने देखा कलिंग राज, कमल राज और रत्नदेव। मगर रत्नदेव प्रथम ने क्या किया, राजधानी परिवर्तन किया, रतनपुर को राजधानी बनाया। तो हम देख सकते हैं कि कुबेरपुर इसकी संज्ञा दी, मतलब रत्नदेव प्रथम जो थे वह जहां राजधानी बसाया उसको कुबेरपुर कहा, वहां पर रत्नदेव नहीं बोला। इनके समाप्ति मतलब इनके खत्म होने के बाद, मतलब ये राजा के निर्वाण होने के बाद उस क्षेत्र का नाम रतनपुर पड़ गया, मगर इनके समय ये कुबेरपुर कहलाता था। कुबेरपुर कहलाता और इन्होंने
11वीं शताब्दी में महामाया मंदिर की स्थापना की थी। महामाया मंदिर की स्थापना 11वीं शताब्दी में इन्होंने की थी। जी हाँ, हम देख सकते हैं कि रतनपुर के बहुत सारे नाम हैं। एक बार हम उसको देख लें, रतनपुर के नाम हम बात कर लें तो महाभारत काल में मणिपुर कहलाता था। माँ से महाभारत, माँ से मणिपुर, तो महाभारत काल में रतनपुर का नाम मणिपुर कहलाता था। हम बात कर लें कलचुरी वंश में यह कुबेरपुर कहलाता था, बाद में रतनपुर कहलाने लग गया। हम बात करें त्रेता युग की बात करें, त्रेता युग में यह माणिक्यपुर कहलाता, माणिक्यपुर कहलाता था रतनपुर। ठीक है, हम बात करें अगर द्वापर युग में बात करें तो हीरापुर कहलाता था रतनपुर। ठीक है, तो ये नामों से प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम बात कर ले चौथे शासक की बात कर ले, पृथ्वीदेव द्वितीय की बात कर ले। पृथ्वीदेव द्वितीय जो थे 1065 से 1095 तक शासन करते हैं। पृथ्वीदेव द्वितीय इसलिए है कि इन्होंने उपाधि भी धारण किया था सकल कोसलाधिपति। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सकल कोसलाधिपति की उपाधि किस कलचुरी राजा ने धारण की थी, तो पृथ्वीदेव प्रथम ने की थी। तो पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कोसलाधिपति और प्रचंड कोसलाधिपति की उपाधि धारण करते थे। उपाधि आखिर क्यों धारण करते थे? कुछ बड़ी उपलब्धि के कारण। कुछ राजा जो करते थे कुछ बड़ी उपलब्धि के कारण, जैसे कि वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया त्रिपुरी राजवंश ने, तो वो अपने आप को सकल कोसलाधिपति कर दिया, है ना, और प्रचंड कोसलाधिपति कर दिया। तो इस प्रकार से तो रतनपुर में एक विशाल तालाब का निर्माण करते हैं पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा। और अमोदा का ताम्रपत्र, अमोदा का जो ताम्रपत्र का संबंध पृथ्वीदेव प्रथम से ही है। तो याद रखिएगा, अमोदा ताम्रपत्र में किस राजा की जानकारी मिलती है, तो पृथ्वीदेव प्रथम की जानकारी मिलती है। हम देखें कि तुम्मान में ये पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर का निर्माण करते हैं। जी हाँ, पृथ्वीदेव के ईश्वर का निर्माण करते हैं। तो हम बात कर लें कि ये तुम्मान में पृथ्वीदेव वेश्वर मंदिर का निर्माण करते हैं पृथ्वीदेव प्रथम। हम बात करें लाफागढ़ किला का भी निर्माण करते हैं। लाफागढ़ किला में देखते हैं आप, हाँ, लाफागढ़ किले में हम देख सकते हैं कि लाफागढ़ किले में मेन गेट में क्या जाता है, सिंह हुंकार करता है, इसका कोड है। तो हम देख सकते हैं कि पहला मेनका द्वार आएगा, फिर उसके बाद शेर आएगा, मतलब सिंह आएगा, फिर वो क्या करेगा, हुंकारी भरेगा, जैसे कि यहाँ पर देखा जा रहा है मुझे, है ना। मुझे डर भी लग रहा है, मगर हमें तो पढ़ना है, पढ़ाना है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मेनका द्वार, सिंह द्वार, हुंकार जो है, क्या लाफागढ़ किले का मुख्य द्वार है। प्रश्न पूछा गया है ना, कि 3 किलों में कौन सा किला सम्मिलित नहीं है। तो आपको याद रखना भाई, क्या आपका मेनका द्वार, सिंह, फिर हुंकारी करेगा। अगला देख लेते हैं, फिर देखते हैं पांचवा जाजल देव। जाजल देव का जो शासन काल था वो 1095 से लेकर 1120 इनका शासन काल था। जी हाँ, जो हम देखते हैं कि 25 वर्षों का शासन काल था और काफी महत्वपूर्ण था, इसलिए क्योंकि ये त्रिपुरी राजवंश से अपने आप को स्वतंत्र, मतलब उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करते, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। जी हाँ, इस कारण जाजल देव प्रथम काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि जाजल देव प्रथम जो थे वह त्रिपुरी राजवंश से अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं, उनकी अधीनता अस्वीकार कर देते हैं और ये उपाधि धारण करते हैं। उसका उपाधि का नाम है गज, शार्दुल और पुरुषोत्तम। जी हाँ, पुरुषों में उत्तम थे ये भाई जाजल देव प्रथम। तो याद रखिएगा, गज, शार्दुल और पुरुषोत्तम इनकी उपाधि थी। हम बात करें कि ये पहले ऐसे राजा थे, मतलब पहले ऐसे कलचुरी राजा थे, शासक थे, जिन्होंने स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। तो काफी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि जाजल देव प्रथम पहले ऐसे शासक थे कलचुरी वंश के जिन्होंने स्वर्ण सिक्के चलाए। हम बोल सकते हैं कलचुरी वंश का एकमात्र शासक जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए तो जाजल देव प्रथम थे। और उन्होंने इस सोने के सिक्के में गज, शार्दुल और श्रीमद जाजवल देव का चित्रण किया था। जी हाँ, इस स्वर्ण मुद्रा में किसका छाप था, गज, शार्दुल और श्रीमद जाजल देव नाम से अंकित किया गया था। ठीक है, हम देखते हैं कि जाजल देव प्रथम के समय
ये क्या करते हैं, छिंदक नागवंशी, मतलब छिंदक नागवंशी के बारे में तो पढ़ चुके हैं कि ये चक्रकोट में इनका राजधानी था। तो छिंदक नागवंशी राजा सोमेश्वर देव को परास्त किए थे और पूरे परिवार को बंदी बना लिए थे, है ना। काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जाजल देव प्रथम जो थे वह छिंदक नागवंशी राजा सोमेश्वर देव को बंदी बना लिए थे परिवार सहित। बाद में उनकी जो माता थी, जो राजमाता जो थी गुंड महादेवी के रिक्वेस्ट करने से, आवेदन मतलब क्या रिक्वेस्ट करने से, है ना, ये क्या करते हैं, उनको सपरिवार रिहा करते हैं। जी हाँ, बंदी जो बना लिए रहते हैं उससे उनको छोड़ते हैं। तो गुंड महादेवी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सोमेश्वर देव की माता का नाम गुंड महादेवी था, जिनके निवेदन से यह क्या बंदी गृह से निजात पाते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, हम देख सकते हैं कि पाली जो कोरबा जिले में है, पाली में जो बाणवंशी राजा जो थे विक्रमादित्य ने शिव मंदिर बनाया था, उसका इन्होंने जीर्णोद्धार कराया। तो हम देख सकते हैं कि शिव मंदिर कहाँ है, पाली में। उसकी निर्माण किसने किया था, विक्रमादित्य ने किया था, जो कि बाणवंशी राजा थे। अब जाजल देव प्रथम जो थे यह इनका जीर्णोद्धार करवाते हैं और जांजगीर शहर को बसाते हैं। नाम से स्पष्ट हो जाता है जाजल देव प्रथम जो थे उन्होंने जांजगीर शहर को बसाया था। छत्तीसगढ़ की एक जिला है जांजगीर चांपा। तो जांजगीर जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो जांजगीर शहर में एक विष्णु मंदिर है, जो अधूरा मंदिर है, जिसको वहाँ स्थानीय भाषा में नकटा मंदिर कहते हैं। नाम भी अच्छा है, नकटा मंदिर। ये जो नकटा मंदिर बोल सकते हैं, या तो विष्णु मंदिर जो थे जांजगीर शहर में बनवाया था जाजल देव प्रथम ने। तो कुछ इसके बारे में किंवदंती ये है कि जाजल देव प्रथम के पास एक प्रकार का था कि एक दिन में इस मंदिर को बनाना था, क्योंकि जाजल देव प्रथम अपने आप को काफी अधिक शक्तिशाली समझते थे और ये जो था प्रण कि एक दिन में ही इस मंदिर का निर्माण किया जाएगा, विशेष लग्न मुहूर्त जो होता है उसमें, मगर ये काम नहीं हो पाता। जी हाँ, वहाँ कुछ प्राकृतिक विपदा आ जाती है और ये काम नहीं हो पाता, ये अधूरा हो जाता है ये मंदिर। और तो इस कारण इस मंदिर का स्थापना में क्या अधूरा जो मूर्ति है उसको भी बनाकर रखा गया है। तो हम देख सकते हैं कि विष्णु मंदिर है ये, इसको नकटा मंदिर बोलते हैं स्थानीय भाषा में। फिर बाद में क्या होता है, मगर ध्वज नाम का जो योगी होता है ना, उसके साथ जाजल देव प्रथम चले जाते हैं। जी हाँ, क्योंकि ये बाद में सन्यासी हो जाते हैं। तो ये राजा जो थे बाद में अपना सन्यासी जीवन जीते हैं और अपने पुत्रों को सिंहासन पर आरूढ़ करते हैं। फिर ये चले जाते हैं किस जोगी के साथ, मगर ध्वज जोगी के साथ। ये जो जाजल देव प्रथम है ये चले जाते हैं। आपको डिस्प्ले में दिख रहा है यहाँ पर कि विष्णु मंदिर, जी हाँ, जांजगीर शहर में, ये जांजगीर शहर है और जांजगीर शहर में विष्णु मंदिर है ना, जिसको स्थानीय भाषा में नकटा मंदिर कहते हैं। तो काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। इन्हों को गज शार्दुल पुरुषोत्तम उपाधि ये अपना धारण करते हैं। अब देख लेते हैं अगला है रत्नदेव द्वितीय। रत्नदेव तो प्रथम उधर थे, है ना, रत्नदेव द्वितीय आते हैं। रत्नदेव द्वितीय जो था वो 1120 से 1135 तक शासन करते हैं। जी हाँ, जो 20 से 15 वर्ष का शासन होता है इनका। तो रत्नदेव द्वितीय के समय काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ होता है, जैसे कि मैं ये छत्तीसगढ़ के बीच में खड़ा हूँ, समझ लीजिए छत्तीसगढ़ है, डिस्प्ले में दिख रहा है, मैं छत्तीसगढ़ के बीच में खड़ा हूँ। तो इधर आपको दिख रहा है कि मध्य प्रदेश है और इधर आपको दिख रहा है कि उड़ीसा है। हाँ, तो उड़ीसा और मध्य प्रदेश ये दोनों से आक्रमण होता है। मतलब मध्य प्रदेश बोले तो जबलपुर, वहाँ से त्रिपुरी राजा जो उनका नाम होता है गया कर्ण आक्रमण करते हैं रत्नदेव द्वितीय के शासनकाल में। शिवरी नारायण में इनका युद्ध होता है और ये अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। मतलब जो रत्नदेव द्वितीय थे इनसे अपने राज्य की सुरक्षा प्रदान करते हैं। मतलब ये इनको परास्त कर देते हैं गया कर्ण को। जो रत्नदेव द्वितीय था वो गया कर्ण को परास्त कर देते हैं। इधर से उड़ीसा है, उड़ीसा से जो गंग राजा जो थे उनका नाम था अनंत वर्मन चोडगंग। जब आक्रमण करते हैं
आक्रमण कहाँ, इनका जो मैदानी क्षेत्र था सूर्य नारायण था, जांजगीर चांपा में स्थित है, उस क्षेत्र में क्या कहते हैं एक प्रकार का आक्रमणकारी, जैसे पानीपत का युद्ध हो गया, तराइन का युद्ध हो गया, तो एक युद्ध का मैदान होता है ना, वैसी यहाँ मैदान था सूर्य नारायण के पास। ठीक है, वहाँ युद्ध होता है तो अनंत चोटगंग वर्मन को परास्त करते हैं रत्नदेव द्वितीय। तो काफी अधिक इम्पोर्टेंट हो जाता है कि रत्नदेव द्वितीय के शासन काल में दो युद्ध होते हैं, एक तो त्रिपुरी के राजा गयाकर्ण आक्रमण करते हैं, एक तो गंग वंश के राजा मतलब उड़ीसा राजवंश जिनका नाम होता है कि अनंत वर्मन चोटगंग, इनका आक्रमण होता है, इनसे अपनी सुरक्षा प्रदान करते हैं, रक्षा करते हैं ना। और ये जो रत्नदेव द्वितीय जो थे 36 विधाओं के महारथ थे, मतलब 36 विधाओं में पारंगत थे ये। हम देख लें अगला पृथ्वीदेव द्वितीय जो शासनकाल हम देख सकते हैं कि इनका 1135 से 1165 शासनकाल था। 1135 से 1165 शासनकाल जो पृथ्वीदेव द्वितीय का था, तो हम देखते हैं कि ये जो इनके जो सेनापति था उनका नाम था जगतपाल देव ने राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। जी हाँ, राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? जगतपाल देव। किसके सेनापति थे? पृथ्वीदेव द्वितीय के। हम तो जान ही रहे हैं कि राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, आगे भी हम पढ़ेंगे इस चीज को, मगर इसका जीर्णोद्धार जगतपाल देव ने करवाया था, जो पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति थे। हम देख सकते हैं कि इनके जो अनुज थे इनके शासनकाल में अकाल देव ने अकलतरा शहर बसाया था और वहां पर इन्होंने अपनी एक शाखा बना दी थी हेहे वंशी, है ना। पृथ्वीदेव द्वितीय के जो अनुज थे अकाल देव, अकलतरा को बसाया था और वहां पर हेहे वंशी राजवंश की स्थापना करते हैं अकाल देव। ठीक है, और अकाल सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य था पृथ्वीदेव द्वितीय का। तो हम देख सकते हैं कि पृथ्वीदेव द्वितीय काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि इनका कलचुरी वंश में किस राजा का शासनकाल मतलब साम्राज्य सर्वाधिक विस्तृत था, तो पृथ्वीदेव द्वितीय। राजिम शिलालेख में पृथ्वीदेव द्वितीय का उल्लेख मिलता है। तो हम ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि राजिम शिलालेख में किसका उल्लेख मिलता है? पृथ्वीदेव द्वितीय का मिलता है। और हम देख सकते हैं कि रतनपुर जो है वहां पर गज किला का निर्माण पृथ्वीदेव द्वितीय ने करवाया था, गज किला का निर्माण। तो काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये, क्योंकि यहाँ पर मूर्ति बनी हुई है किनकी, देख रहे हैं आप यहाँ पर रावण की जो जब वो तपस्या करते हैं रावण जी, तो है ना, रावण तपस्या में लीन रहते हैं तो अपने सर के गले काटते हैं, है ना, प्रसन्न करने के लिए, ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए। तो ये जो दृश्य है मतलब मूर्तियों में दिखता है कहाँ? गज किला में। तो रतनपुर में गज किला है जिसमें रावण की मूर्ति दिखती है। ठीक है, रावण की मूर्ति दिखती है और यहाँ पर इन्होंने खारंग झील का निर्माण कराया था। इनके जो सामंत थे वल्लभराज जो सामंत थे उन्होंने खारंग झील का निर्माण कराया था। आखिर सामंत होते कौन है भाई? हम तो इसके बारे में संक्षिप्त में देख सकते हैं कि जो राजा हुआ करते थे उनके बहुत सारे सामंत हुआ करते थे। राजा के पास हर जो सैनिक शक्ति तो हुआ करती थी, मगर वो क्या करते थे? विभक्त कर देते थे सामंतों में। तो एक विशेष क्षेत्र में एक सामंत हुआ करता था। तो उस समय रतनपुर के पास जो था वल्लभराज सामंत हुआ करते थे। उन्होंने खारंग झील का निर्माण कराया था, खारंग झील का निर्माण करवाया था वल्लभराज ने पृथ्वीदेव द्वितीय के समय। हम अगला देखते हैं जाजल देव द्वितीय। तो कितना स्टार्टिंग का जो आप देखेंगे कि सबसे पहले आता है कलिंगराज के बाद आ गया कमलराज के बाद रत्नदेव प्रथम, फिर पृथ्वीदेव प्रथम, फिर जाजल देव प्रथम, फिर इसका रिवाइज होगा, फिर से रत्नदेव द्वितीय आ गया, रत्नदेव के बाद पृथ्वीदेव द्वितीय आ गए, फिर आ गए जाजल देव द्वितीय। जाजल देव द्वितीय को हम देखते हैं। जाजल देव द्वितीय का जो शासनकाल था 1165 से 1178 के बीच इनका शासनकाल था। हम देख सकते हैं कि जय सिंह जो त्रिपुरी का शासक था, जय सिंह भी आक्रमण करता है जाजल देव द्वितीय के समय, है ना। जाजल देव द्वितीय के समय जय सिंह जो था त्रिपुरी के आक्रमण करता है। त्रिपुरी पर त्रिपुरी का जो राजा होता है जय सिंह, वह जाजल देव द्वितीय के समय आक्रमण करता है और जाजल देव द्वितीय अपने राज्य
क्या रक्षा करता है इस क्षेत्र में। हम देखते हैं कि मल्हार शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। तो मल्हार शिलालेख, बिलासपुर के पास मल्हार एक पुरातात्विक स्थल है, वहाँ पर जो शिलालेख है, वहाँ पर जो अभिलेख मिला है, उसमें जाजल देव द्वितीय का नाम अंकित है, जिसमें बाहर बताया गया है कि त्रिपुरी शासक जय सिंह का आक्रमण हुआ था इनके काल में, और ये अपने राज्य की सुरक्षा रखते हैं। हम देखते हैं कि जब जय सिंह देव आक्रमण किए तो उस समय जाजल देव द्वितीय के पास 3 थे, अल्हड़ देव, उल्हड़ देव, कल्हड़ देव, ये 3 नाम है इनका, है ना, जो इनके विशेष सैनिक अधिकारी हुआ करते थे। तो अल्हड़ देव, कुल्हड़ देव और, है ना, अल्हड़ देव, उल्हड़ देव और कल्हड़ देव, अब नाम है अल्हड़ और उल्हड़, याद रख लीजिएगा। अल्हड़ देव जो थे, चूर्ण मंदिर, है ना, चंद्रचूर्ण मंदिर शिवरी नारायण में स्थापित किया था। तो चंद्रचूर्ण मंदिर कहाँ है? तो शिवरी नारायण में किसने बनाया था? जाजल देव द्वितीय के जो सैन्य अधिकारी थे अल्हड़ देव ने बनवाया था। हम देव बोल सकते हैं कि सेनापति थे अल्हड़ देव, तो बनवाया था। तो अल्हड़ देव ने ही शिवरी नारायण में चंद्रचूर्ण मंदिर, प्रश्न पूछा गया है कि चंद्रचूर्ण मंदिर कहाँ है? तो शिवरी नारायण में। तो आपको याद रखना है कि चंद्रचूर्ण मंदिर कहाँ है? तो शिवरी नारायण में। किसने बनाया? तो आप इसके बारे में जान सकते हैं कि जाजल देव द्वितीय के जो सेनापति थे उनका नाम था अल्हड़ देव, उन्होंने बनवाया था। सोमराज ब्राह्मण जो थे केदारेश्वर मंदिर किया निर्माण कराया था, जो मल्हार में दिखता है। तो सोमराज ब्राह्मण ने केदारेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था जाजल देव द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद जाजल देव द्वितीय के बाद जगत देव आते हैं। जगत देव के समय को विशेष उपलब्धि नहीं आता, क्योंकि ये बिल्कुल अल्पकाल, मतलब कुछ महीनों के लिए ये शासन पर बैठते हैं, तो इन्होंने कुछ ऐसा तब्दीली नहीं किया। अब उसके बाद जगत देव के बाद आते हैं जो 10वें, हम बात कर सकते हैं कि रत्नदेव तृतीय। तो रत्नदेव प्रथम ने रतनपुर का क्या किया? रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया। रत्नदेव द्वितीय ने क्या किया? वो उड़ीसा और जबलपुर से अपनी रक्षा किए। और तीसरा जो आता है रत्नदेव तृतीय का जो सेनापति था गंगाधर राव, खरोद में लक्ष्मेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। तो देख सकते हैं हम लोग जांजगीर चांपा में खरदूषण जो हम पढ़ते हैं महाभारत काल में, खरदूषण उनका क्षेत्र था खरोद। तो देखते हैं कि जांजगीर चांपा में जो खरोद नगर है, वहां पर लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो हम देख सकते हैं कि पांडु वंशी जो राजा थे इंद्रबल, उन्होंने खरोद में लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। मगर उसका जीर्णोद्धार, है ना, कलचुरी वंश में जीर्णोद्धार हुआ था। तो कलचुरी वंश में किसने किया था? तो रत्नदेव तृतीय के जो सेनापति थे गंगाधर राव ने जीर्णोद्धार करवाया था, है ना। हम देख सकते हैं कि लखनी देवी मंदिर का भी निर्माण दिख रहा है यहाँ पर। लखनी देवी मंदिर रतनपुर में है। तो लखनी देवी मंदिर का निर्माण जो है रत्नदेव तृतीय ने करवाया था। अब इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि इसको एक वीरा मंदिर भी कहते हैं। तो लखनी देवी मंदिर का निर्माण करवाया था रत्नदेव तृतीय ने। ठीक है, आप वहाँ 3 बार जा चुके हैं लखनी देवी, है ना। मतलब हम देख सकते हैं कि मैं वहाँ 3 बार जा चुका हूँ, 3 बार चढ़ा हूँ लखनी देवी पहाड़ों के ऊपर। बहुत काफ़ी अच्छा मंदिर है, आप बिल्कुल जाइएगा। ये कोटा और रतनपुर मार्ग में स्थित है। हम अगर आपको रतनपुर रोड में होंगे, मतलब बिलासपुर रतनपुर रोड में होंगे, तो भी आपको ऊंचाई से दिखेगा ये जो लखनी देवी मंदिर है ना, जहाँ पर बजरंगबली का, मतलब हनुमान जी का काफ़ी बड़ा मूर्ति है जो दूर से दिखता है। तो ये जो एक वीरा मंदिर या लखनी देवी मंदिर का निर्माण रत्नदेव तृतीय ने करवाया था। हम देख सकते हैं यहाँ पर कि इनकी जो रानियाँ थी, राधा और पद्मा रानियाँ थी, है ना। रत्नदेव तृतीय के रानियों का नाम है राधा और पद्मा। ठीक है, हम देख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं प्रतापमल का। प्रतापमल एक ऐसे शासक थे जिसके बाद पूरा कलचुरी वंश का अंधकार युग शुरू हो जाता है। तो हम पहले प्रतापमल को पढ़ लेते हैं। प्रतापमल का शासनकाल देखते हैं कि 1198, याद रखिएगा, 1198 से 1222, है ना। जो 1198 से 1222 जो 24 वर्ष का इनका शासनकाल था, है ना, उसके बाद हमको कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलते, हमको कोई ग्रंथ नहीं मिलते। इस कारण हम कलचुरी वंश का जो अंधकार युग बोल देते हैं 1222 के बाद। ठीक है, हम देख सकते हैं प्रतापमल के समय हम देखते हैं कि इन्होंने गोल और चतुष्कोणीय सिक्का
जारी करवाया। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सिक्के का जो आकार होता है गोलाकार होता है और चतुष्कोणीय होता है। और इसके बाद अंधकार युग का जो शासनकाल, अंधकार युग हम बोल सकते हैं, कलचुरी वंश का अंधकार युग 1222 से 1480 के बीच को हम अंधकार युग बोल सकते हैं। ठीक है, अंधकार युग हम बोल सकते हैं कि 1222 से 1480 के बीच का जो 200 वर्षों का कार्यकाल है, मतलब काल है, इसको कलचुरी वंश का अंधकार युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस बारे में कोई लिखित साक्ष्य और किसी प्रकार की हमें जानकारी नहीं मिलती। तो प्रतापमल के बाद से अंधकार युग शुरू हो जाता है। ठीक है, तो प्रतापमल के बाद तो हम लोग यहाँ पर कलचुरी वंश के शासकों को पढ़े थे। मध्यकालीन जो वंश था कलचुरी वंश, उसमें हमने अंधकार युग के पहले को देखा। अब अंधकार युग के बाद को पढ़ते हैं प्रतापमल के बाद। प्रतापमल के बाद जो राजा हुए, मतलब अंधकार युग के बाद, अंधकार युग का जो शासनकाल तो पढ़े हम लोग 1222 से लेकर 1480 के बीच को अंधकार युग कहा गया। उसके बाद जो राजा बनते हैं, शासक होते हैं बहारेंद्र शाह, इनके बारे में हमको कोषालय से जानकारी मिलती है। हम देख सकते हैं कि ये अपना राजधानी परिवर्तन करते हैं। जी हाँ, पहले तो रतनपुर थी राजधानी, अब राजधानी परिवर्तन करते हैं, फिर से कोरबा आ जाते हैं। जी, कोरबा के जो छुरी कोसगई को अपनी राजधानी बनाते हैं। बहारेंद्र शाह, नाम भी इतना अच्छा है, बहारेंद्र शाह, जो जिनका शासनकाल था 1480 से 1525। हम देखते हैं कि 45 वर्षों का जो शासनकाल था इनका, 1480 से 1525 इनका शासनकाल था। और ये अपनी राजधानी रतनपुर से फिर से छुरी कोसगई जो कोरबा में है वो राजधानी परिवर्तन करते हैं। ये तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि छुरी कोसगई जो कलचुरी वंश की भी राजधानी रही है। तो हम देख सकते हैं कि तुम्बाड़, रतनपुर और छुरी कोसगई, ये 3 राजधानियां रही हैं रतनपुरी मतलब कलचुरी वंश में। ठीक है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोषागार का निर्माण करवाते हैं। कोषागार मतलब जो भी खजाना है पूरा छुरी कोसगई में रखते हैं बहारेंद्र शाह। हम देख रहे हैं यहाँ पर कोसगई मंदिर का भी निर्माण कौन करते हैं? बहारेंद्र शाह करते हैं। और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि चेतुरगढ़ का किला, क्योंकि भाई ये बहारेंद्र शाह काफी अधिक चतुर थे, मतलब चेतुरगढ़ का किला का निर्माण बहारेंद्र शाह ने करवाया था, है ना। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा कि चेतुरगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो बहारेंद्र शाह। तो यहाँ पर एक और प्रश्न पूछ सकता है कि लाफागढ़ किले का निर्माण किसने कराया? तो इसको हम लोग पढ़ चुके हैं पृथ्वीदेव में। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है कि चेतुरगढ़ का किला, चतुर काफी कौन है? मतलब बहारेंद्र शाह काफी चतुर है, तो चतुरगढ़ का किला बनवाया था। हम देखते हैं अगला राजा कल्याण शाह। कल्याण शाह जो थे 1544 से, है ना। हम देख सकते हैं कि इस बीच जो भी शासक हुए होंगे बहारेंद्र शाह के बाद, तो काफी अधिक कोई शासक उतने प्रभावशाली ना हुए हों, तो जिनके साक्ष्य अपेक्षाकृत कम मिले हैं। हम पढ़ लेते हैं कल्याण शाह को। कल्याण शाह जिनका शासनकाल है 1544 से 1581 के बीच। हम देख सकते हैं कि ये किसी में जहांगीर और अकबर के समकालीन माना गया है कल्याण शाह को। तो हम देख सकते हैं गोपल्ला गीत की बात करें, गोपल्ला गीत जो छत्तीसगढ़ में गोपल्ला गीत गाया जाता है। गोपल्ला गीत के अनुसार ये जहांगीर के दरबार में 8 वर्ष तक थे। जी हाँ, जहांगीर के जो पुत्र थे परवेज मुशर्रफ, मतलब परवेज जो थे, इनको बंदी बना के लेके जाते हैं। गोपल्ला गीत के अनुसार जहांगीर के एक पुत्र थे परवेज, जो कल्याण शाह को बंदी बनाकर लेके जाते हैं जहांगीर के दरबार में, और वहाँ 8 वर्ष तक नजरबंद रखते हैं कल्याण शाह को। ठीक है, गोपल्ला गीत के अनुसार बताया गया है। अब देखते हैं बाबू रेवाराम का जो ग्रंथ है उसके अनुसार बताया जाता है कि भाई ये कल्याण शाह जो थे और मंडला के जो राजस्व अधिकारी जो थे, इनके बीच कुछ विवाद हो जाता है। कल्याण शाह और राजस्व अधिकारी मंडला के, है ना, मंडला, तो याद रखिएगा मंडला के राजस्व अधिकारी के साथ जो कर के लिए इनके बीच विवाद हो जाता है। इसके लिए अकबर ने अपने दरबार में बुलाते हैं, अकबर इन्हें अपने दरबार में बुलाते हैं कल्याण शाह को। तो ये बाबू रेवाराम
के जो ग्रंथ में मिलती है। और इन्होंने जब कल्याण साय 8 वर्ष बाद आते हैं रतनपुर, तो ये जो सीखे रहते हैं अकबर जी के पास से, है ना, तो जमाबंदी प्रथा शुरू करवाते हैं। हाँ, कलचुरी वंश में जमाबंदी प्रथा की शुरुआत कौन से शासक करवाए? तो कल्याण साय ने करवाया था। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जमाबंदी के आधार पर ही मिस्टर चिस्म ने ही, है ना, छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ों के आधार पर छत्तीसगढ़ का नामकरण किया था। तो मिस्टर चिस्म ने, है ना, छत्तीसगढ़ के आधार पर छत्तीसगढ़ का नामकरण किया था। तो यहाँ पर जमाबंदी के आधार पर कल्याण साय बताते हैं। उसके बाद देख लेते हैं हम लक्ष्मण साय। लक्ष्मण साय जो थे लेखा जोखा बजट प्रणाली की शुरुआत करते हैं। तो लक्ष्मण साय जो होते हैं, इनका शासनकाल को तो दिया नहीं है, तो आप याद ना रखें, बस याद रखें कि लेखा जोखा प्रणाली किस कलचुरी राजा ने करवाया था? तो लक्ष्मण साय ने करवाया था। क्योंकि भाई राम और सीता जी जब वनवास में जाते हैं तो लक्ष्मण जी बाकायदा लेखा जोखा करते रहते हैं कि कितना खर्च हुआ, है ना। चलिए इसको हम लोग एक ट्रिक के रूप में देख लेते हैं कि लक्ष्मण साय का जो शासनकाल था वह लेखा जोखा प्रणाली के नाम से प्रचलित था, जाना जाता था। आता है तखत सिंह। तखत सिंह जो थे ये औरंगजेब के समकालीन थे। तो प्रश्न पूछ सकता है कि कलचुरी शासक, वह कौन सा कलचुरी शासक था जो औरंगजेब के समकालीन था? तो तखत सिंह। जी हाँ, तखतपुर जो नगर है उसकी स्थापना करते हैं 17वीं शताब्दी में, है ना। 17वीं शताब्दी में तखत सिंह के द्वारा तखतपुर नगर की स्थापना की जाती है ना। तो ये औरंगजेब के समकालीन थे। हम देख सकते हैं कि राज सिंह आता है तखत सिंह के बाद। तखत सिंह के बाद राज सिंह आते हैं, जिनका शासनकाल 1689 से 1712 के बीच था। तो 1689 से 1712 के बीच इनका शासनकाल था, है ना। हम देख सकते हैं कि 23 वर्षों का जो भी शासनकाल था इनका। तो ये दरबारी कवि इनके जो थे गोपाल मिश्र जो थे, खूब तमाशा इनकी रचना थी। गोपाल मिश्र किसके दरबारी कवि थे? तो राज सिंह थे, है ना। राज सिंह के दरबारी कवि थे गोपाल मिश्र। उनकी एक ग्रंथ है खूब तमाशा। खूब तमाशा हुआ है, वो खूब तमाशा में किसकी आलोचना की है? खूब आलोचना की है औरंगजेब के बारे में, ठीक है। औरंगजेब के बारे में खूब तमाशा, क्योंकि औरंगजेब का निर्वाण हो जाता है ना। उसके बाद जो गोपाल मिश्र थे उसकी आलोचना करते हैं। जब वो रहते तो आलोचना नहीं कर पाते, तो इस कारण ना गोपाल मिश्र ने खूब तमाशा में खूब आलोचना की है औरंगजेब की, ठीक है। हम देखते हैं कि मोहन सिंह को ये प्रॉमिस किए रहते हैं, है ना, कि मेरे खत्म होने के बाद, मेरे मरने के बाद तुम इस कलचुरी वंश के राजा बनेंगे, क्योंकि ये निसंतान होते हैं राज सिंह, ठीक है। तो मोहन सिंह को आश्वासन दे देते कि आप राजा बनेंगे, मगर कुछ कारणवश क्या होता है, मोहन सिंह शिकार में चले जाते हैं, काफ़ी दिन से आए नहीं रहते। उसी बीच राज सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो राज सिंह के जो चाचा होते हैं सरदार सिंह, वो राजगद्दी पर बैठते हैं। राजगद्दी पर बैठते हैं, उसके कुछ दिन बाद मोहन सिंह आते हैं। तब उनको पता चलता है तो काफ़ी अधिक रुष्ट हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, और वो पलायन कर देते हैं। कहाँ? महाराष्ट्र, मतलब मराठा भोसला वंश की ओर चले जाते हैं कुछ षड्यंत्र करने के लिए, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ राजा जो सरदार सिंह बैठे रहते हैं वो षड्यंत्र से अनभिज्ञ रहते हैं कि क्या षड्यंत्र है। तो हम देख सकते हैं राज सिंह जो थे, राज सिंह ने बादल महल का निर्माण करवाया था रतनपुर में। बादल महल का निर्माण किसने करवाया था? राज सिंह ने कराया था, ठीक है। राज सिंह के बाद कौन बैठता है? सरदार सिंह गद्दी पर होता है। फिर सरदार सिंह के बाद रघुनाथ सिंह गद्दी पर बैठते हैं। रघुनाथ सिंह का जो शासनकाल था 1732 से 1741 इनका शासनकाल था, है ना। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है रघुनाथ सिंह का शासनकाल 1732 से 1741 के बीच। हम बोल सकते हैं कि कलचुरी वंश का अंतिम शासक था रघुनाथ सिंह, जो मराठा मतलब स्वतंत्र था। फिर बाद में ये मराठा के अधीन हो जाता है, क्योंकि भास्कर पंत तो आक्रमण करते हैं। उस बीच ये इनके पुत्र की मृत्यु से काफ़ी अधिक स्तब्ध हो जाते हैं और काफ़ी अधिक दुखी हुए रहते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं? आत्मसमर्पण कर देते हैं भास्कर पंत के पास। तो हम देख सकते हैं कि मराठों के अधीन जो है प्रथम शासक कौन था मराठों के अधीन? तो रघुनाथ सिंह। तो आपको रघुनाथ सिंह को याद रखना है कि मराठों के अधीन प्रथम कलचुरी शासक कौन था? रघुनाथ सिंह। तो वहाँ पर इम्पोर्टेंट
हो जाता है ये। हम देखते हैं कि कलचुरियों का अंतिम शासक भी रघुनाथ सिंह था, है ना। रतनपुर जो शाखा है उसका अंतिम शासक जो था रघुनाथ सिंह था। हम देख सकते हैं कि 1741 में भोसला वंश के जो शासक थे रघु जी प्रथम, वो अपने सेनापति को भेजते हैं। सेनापति का नाम क्या होता है? भास्कर पंत को भेजते हैं आक्रमण करने के लिए, ठीक है। और आक्रमण होता है और आत्मसमर्पण कर देते हैं रघुनाथ सिंह। आखिर आक्रमण क्यों होता है? क्योंकि मोहन सिंह षड्यंत्र करते हैं, उनके पास जाके मिल लेते हैं और इस तरह का अपनी व्यथा को सुनाते हैं। बाद में मराठा शासक जो होते हैं वह क्या भास्कर पंत को भेज देते हैं सेनापति को और आत्मसमर्पण कर देते हैं रघुनाथ सिंह के द्वारा। क्योंकि रघुनाथ सिंह तो बिल्कुल स्तब्ध रहते हैं, क्योंकि इनके निसंतान हो जाते, क्योंकि इनकी जो संतान है अल्प आयु में मृत्यु हो जाती है। बाद में रघुनाथ सिंह की जो पत्नियां हैं वो बाद में क्या करते हैं? आत्मसमर्पण करवाते हैं कि भाई हम युद्ध नहीं करेंगे, आप शासक साम्राज्य को हथिया लीजिए कुछ भी। इसको नियुक्त करते हैं कल्याण सिंह गोसाई को मुख्तियार नियुक्त करते हैं। फिर उसके बाद आता है मोहन सिंह की बात करें तो मोहन सिंह 1742 से 1745 जो 3 वर्षों का कार्यकाल इनका था मोहन सिंह का। तो मोहन सिंह जो थे मराठों के अधीन अंतिम कलचुरी शासक थे। मोहन सिंह के बारे में याद रखिएगा, मराठों के अधीन अंतिम कलचुरी शासक मोहन सिंह थे, क्योंकि मोहन सिंह ने ही मराठा शासक के पास षड्यंत्र किया। मतलब कलचुरी वंश के खिलाफ वो षड्यंत्र करते हैं। इससे जो कलचुरी वंश जो होता है, या हम बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो साम्राज्य होता है कलचुरी वंश का, ये काफ़ी अधिक प्रभावित हो जाता है। और मोहन सिंह जो होते हैं 1742 से 1745 के बीच शासनकाल होता है और ये अंतिम अधीन कलचुरी शासक रहते हैं मोहन सिंह। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कलचुरी वंश के शासकों का, तो इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है। हम इसके बाद देखेंगे रायपुर की शाखा, लहुरी शाखा का हम अध्ययन करेंगे अगले पार्ट में। तो ये पार्ट को आप फिर से ध्यान से ज़रूर देखिएगा, ठीक है जी हाँ, धन्यवाद।